चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। बच्चों, जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। When गवर्नमेंट टेक डिसीजंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये किस तरीके की इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट के सारे रूल्स चलते हैं, तो इस तरीके की इकोनॉमी को बोलते हैं बच्चों हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मतलब सही है। ठीक है, चुनना है मैं इसमें से। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखो, जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो सरकार को पैसा मिलता है यानी रिसिप्ट है, लेकिन सरकार की असेट खत्म हो जाती है, इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट है, इसका मतलब ए नहीं होगा। फिर कह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से सरकार के असेट कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब आंसर होगा बी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द अपर लिमिट इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मान के चलो बच्चों, कोई एक कंट्री है, ये हमारा इंडिया है, हमें यहां से गुड्स मंगाने, लेकिन हमने कह दिया इसके ऊपर एक लिमिटेड क्वांटिटी ही मंगा सकते हैं, हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसे बोलते हैं कोटा रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा है मनी का फंक्शन जो कि सिंप्लीफाई करता है बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स को। यानी हम पैसा उधार ले लें और फ्यूचर में पे करेंगे, लैंड कर दें फ्यूचर में वापस लेंगे, तो फ्यूचर पेमेंट जो भी होते हैं मनी के, वो होते हैं बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीआर 1956 में सी शेड्यूल में क्या आता है। तो आईपीआर 1956 में 3 शेड्यूल हैं, ए बी एंड सी। ए में आती हैं सारी सरकारी इंडस्ट्रीज या कंपनीज, बी में आती हैं ज्वाइंट सेक्टर और सी में आती हैं प्राइवेट। तो आंसर आ गया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है। ठीक है, करेक्ट पेयर देखते हैं। मार्केट डिटर्मिनेशन फिक्स्ड होता है, बिल्कुल गलत, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मार्केट डिटर्मिनेशन हमेशा किस में आता है, फ्लेक्सिबल में आता है, तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। दूसरे पे आते हैं कि प्लान डिटर्मिनेशन, प्लान डिटर्मिनेशन यानी सरकार फिक्स करेगी, तो ये फिक्स्ड होता है, तो ये भी गलत है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अगर करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाएगा तो हमारी चीजें दुनिया भर के लोगों के लिए सस्ती पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जिससे हमारा बीओटी सरप्लस में रहेगा, तो इसका मतलब सी, ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो एफर्ट्स टू काउंट द नंबर ऑफ पुअर्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं करे गरीबों को गिनने के लिए, बिल्कुल सही बात। अंग्रेजों ने कोई एफर्ट ही नहीं करा कि ये जान सके हमारे गरीब कितने हैं। फिर कह रहा है जेल कॉस्ट लिविंग इंडेक्स है, जिसको दादा भाई नेहरू ने बनाया, जिसका इस्तेमाल किया जाता था कॉलोनियल रूल पर गरीबों को नापने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दादा भाई नेहरू के अकॉर्डिंग 3/4 जेल कॉस्ट एडल्ट, ठीक है, एडल्ट जेल कॉस्ट लिविंग के 3/4 वैल्यू के बेसिस पर पॉवर्टी को नापा जाता था। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, इसका मतलब हो जाएगा सी आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन कह रहा है फार्मर्स नीड्स क्रेडिट फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस। किसानों को अलग अलग चीजों के लिए लोन चाहिए। मीडियम टर्म लोन क्यों चाहिए होता है? मीडियम टर्म लोन चाहिए होता है ट्रैक्टर लेने के लिए, जेट पंप लेने के लिए, यानी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पे लैंड नहीं आएगी, लैंड के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी कॉलोनियल रूल के दौरान, इसका क्या कारण था? हेल्थ स्ट्रक्चर खराब था, इलिटरेसी ज्यादा थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कमी थी, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू डैश एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, पैसा हमारा डिवैल्यूएट हो गया या डेप्रिशिएट हो गया, इसकी वजह से हमारे देश की चीजें फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाएंगी, इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और बीओपी हमारा इंप्रूव हो जाएगा, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट 1 की तरफ। जो इंडियन गुड्स और आईजीएसटी मॉडल है, इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल पे बना हुआ है, बिल्कुल गलत, कैनेडियन पे बना हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। जीएसटी ने सारे डायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा, बिल्कुल गलत, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी जिसको आज खोलने के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जबकि आज़ादी के समय पे खोलने के लिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है जिसके थ्रू सरकार ने एसएसआई को प्रोटेक्ट करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। उसके लिए सरकार ने एसएसआई का रिजर्वेशन कर दिया, सब्सिडीज प्रोवाइड करी, फॉरेन कॉम्पिटिशन को प्रोटेक्ट कर दिया। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज कंप्राइज ऑफ। जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज आती है? फिजिकल पॉलिसी में सरकार अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों रखती है, यानी सी आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है रेवेन्यू डेफिसिट नीड्स टू नॉट टू बी ऑलवेज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी नहीं होता, बिल्कुल गलत बात बच्चों। अगर हमारा बजट रेवेन्यू डेफिसिट है इसका मतलब सरकार ने सब्सिडी में पैसा ज्यादा बांटा है, सरकार ने पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा ज्यादा बांटा है और मार्केट में डिमांड बढ़ गई, और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ डेफिसिट इन बजट लीड्स टू इन्फ्लेशन व्हेन द मनी इज यूज्ड फॉर कंजप्शन पर्पस। बिल्कुल सही बात। अगर बजट में कमी है, घाटे का बजट है और ये पैसा कंजप्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो इन्फ्लेशन आएगा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों पीछे से अगर आपको डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही है तो उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैं हमेशा रात को 12-1 बजे वीडियो बनाता हूं ताकि जितने भी डिस्टर्बेंसेज हैं वो सब ना आए, फिर भी गली मोहल्ले से जो टेम्पो वगैरह निकलते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे लास्ट चीज है, देखा करो कि इस तरीके की सबसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो क्यों किया गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को फॉलो क्यों किया गया। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच जाएगा बाहर जाने से, क्योंकि हम अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। दोनों सही बात है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यानी हमारा देश है ये और ये दूसरा देश है, ठीक है, हमारा ये इंडिया, ये कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा बाहर से आ रहा है, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, बीओपी। तो आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, सी आंसर। 18th क्वेश्चन है 1991 से 2003 का जो टाइम पीरियड था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या चीज डेवलप हुई थी। बच्चों 1966 से 1980 तक तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और 1991 से 2003 तक गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ। गोल्डन रेवोल्यूशन में हनी बी हनी और इसके बाद दूसरी चीज हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरल टर्म्स मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स डेफिसिट्स आर कंसीडर एज अ गुड मीजर। ठीक है, जनरली देखा जाए तो अगर हम घाटे को कम कर रहे हैं तो एक अच्छा मीजर है, लेकिन सरकार के बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए जो डेफिसिट है, ऐसा कौन सा डेफिसिट जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किस डेफिसिट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसने भी सही करेक्ट आंसर बताया इसका उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उसको एक सैंपल पेपर अपनी तरफ से गिफ्ट कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को आपको मुझे बताना है कमेंट में विद एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं गूगल सर्च करोगे और आंसर भेजोगे, आपको मुझे विद एक्सप्लेनेशन बताना है कि इनमें से कौन सा बजट कभी भी डेफिसिट नहीं हो सकता। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं हो सकता, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कभी जीरो नहीं हो सकता, या ऑल ऑफ दीज, ये कोई भी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद लिए। हमारे देश की कंपनी है, बाहर के देश के कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो क्या हुआ बेटा, पैसा चला गया, इन्वेस्टमेंट हुआ तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और पैसा चला गया तो डेबिट साइड जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड। ठीक है, याद रखिएगा बीओपी में उल्टी बात होती है, अकाउंट जैसे नॉमिनल अकाउंट में होता है ना, बिल्कुल सेम एक्सपेंडिचर और जितने भी हमारे लॉसेज होते हैं वो सारे के सारे डेबिट में, और जितने भी गेन्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं सारे के सारे कैपिटल में, क्रेडिट में, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी सप्लाई ज्यादा आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना घटेगा सप्लाई उतनी कम आएगी, तो इनवर्सली वाला गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, स्टेटमेंट 1 गलत है। इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेट्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारे यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। फिर कह रहा है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से सप्लाई बढ़ गई, आगे की तरफ चली गई, तो इससे क्या होगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, देखो जरा, अगर जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, डिमांड कर्व पर कोई असर पड़ा, पहले आप मुझे ये बताओ। डिमांड कर्व एज इट इज रहा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड चला गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत और ये स्टेटमेंट भी गलत, तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड भाई, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग यानी मार्केट डिमांड पर, डिमांड ज्यादा तो रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड कम तो रेट घट जाएंगे, सप्लाई ज्यादा तो रेट कम हो जाएंगे, सप्लाई कम तो रेट बढ़ जाएंगे, यानी मार्केट फोर्सेस के ऊपर है। 23rd क्वेश्चन है, मैनेज फ्लोटिंग की बात कर रहा है। मैनेज फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट को ज्यादा डिजायर्ड रेट से बढ़ने से रोकने के लिए। तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट स्टॉक, सप्लाई को बढ़ा देगी, सही बात है। डिमांड फॉर मोर फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट, इसकी फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में डिमांड बढ़ा देगी, बिल्कुल गलत। नो इंटरवेंशन इन द मार्केट, बिल्कुल गलत, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है बच्चों, हमारे पास जो एक्सेस क्रॉप है उसे मार्केट में हम बेचेंगे, ठीक है। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हुआ। 24 में कोई भी 20 क्वेश्चन करने थे, जो भी आपको थोड़ा ट्रिकी लगे आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। बच्चों कल की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि OMR को कैसे फिल करना है बोर्ड्स में। अब तक आपको कुछ सीखने को मिला तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं सेक्शन बी के साथ में। असर्शन कह रहा है बैलेंस बजट एक बैलेंस डेवलपमेंट दिखाता है कंट्री का, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि एक बजट तब बैलेंस कहलाएगा जब रेवेन्यू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, बिल्कुल सही बात है। अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर कह रहा है अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम प्रॉफिट अर्न के मोटिव से मंगाते हैं, गलत। अकोमोडेटिंग को बैलेंस करने के लिए, अगर बीओपी सरप्लस में है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, बीओपी घाटे में है डेफिसिट में तो हम बोरो कर लेते हैं। तो अकोमोडेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं किए जाते, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। असर्शन पर आते हैं, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी प्रमोट्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमी जितनी स्टेबल होगी यानी ना तो महंगाई बढ़ेगी ना डिफ्लेशन आएगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ेगा, सही है। बिकॉज लगा के जोड़ के देखते हैं, प्राइस और इंटरेस्ट है ये स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, इससे इकोनॉमिक सिचुएशन में स्टेबिलिटी आती है, बिल्कुल सही बात। इसी वजह से ही स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड हैं, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग इज करेक्ट एंड असर्शन इज द करेक्ट, रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर वन वे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ वीओपी, ठीक है। जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं वो वन वे ट्रांजेक्शंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में ना आकर करंट अकाउंट में आते हैं, इसका मतलब हमारा असर्शन गलत हो जाएगा। रीजनिंग कह रही है द टाइम्स आइटम्स विच इंपैक्ट द लायबिलिटी और असेट्स ऑफ द कंट्री गिवन पॉइंट आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। रीजनिंग करेक्ट है, असर्शन गलत, रीजनिंग करेक्ट, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 है सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स इन इंसुलेशन ऑफ ईच अदर, बिल्कुल गलत बात है। सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 को गलत कर दीजिए। स्टेटमेंट 2, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों पैसे की डिमांड ज्यादा करेंगे, बिल्कुल सही बात है बच्चों, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। अब आते हैं मैच, करेक्ट पेयर ढूंढना है हमें। करेक्ट पेयर में आते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करेगा WTO, बिल्कुल सही बात। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेड मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर अपनी टेक्नोलॉजी अपना पैसा किसी दूसरे देश को दिया, इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, बिल्कुल सही बात। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू मतलब बाई और दो तरफ से होने वाला यानी बाईलैटरल, तो आंसर ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। 31st क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम। बेटा देखो, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की इकोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम हो वो जुड़ी हुई है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। गरीबी ज्यादा क्यों है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारे यहाँ इलिटरेसी ज्यादा क्यों है, गरीब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे क्यों है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, ठीक है। कुछ भी रीजन आए, इकोनॉमिक कोई भी रीजन आता है हमारे देश को लेकर तो पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल। व्हेन CRR इज इंक्रीज, जब CRR बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जैसे ही रिजर्व बढ़ जाएगा तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन बनाने के लिए, और यही बात हमें रीजनिंग में दे रखी है। इसका मतलब असर्शन भी सही, रीजनिंग भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 1950 आर कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 1950 में हमने लैंड रिफॉर्म लेकर आए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या करा हमने, इंटरमीडिएट्स को हटा दिया, लैंड सीलिंग लगा दी है ना, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को हटा दिया। लैंड रिमूवल है ना, रेवेन्यू होगा यहाँ पर, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंडिया की इंडस्ट्रीज को लेकर। क्या हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की कमी थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कमी थी? ऑल ऑफ दीज आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजनिंग है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जनरेट्स इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो हमारे देश के इन्वेस्टर के लिए हो चाहे किसी और देश के इन्वेस्टर के लिए हो। बिल्कुल सही बात। रीजनिंग करिए इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स मोटिवेट होते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सही रीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है मैचिंग, ठीक है, मैचिंग देखते हैं। सस्टेन सोर्स ऑफ लिविंग, सस्टेन सोर्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी से आ जाएगी, ठीक है। सस्टेन सोर्स कहां से आ जाएगी, नॉन फार्म एक्टिविटी से। राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स गोल्डन रेवोल्यूशन में चला जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा 312, ठीक है, 312 आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग पे जाते हैं बच्चों। रीजनिंग असर्शन कह रहा है लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेज अ मेजर सेटबैक। जो हमारे यहाँ पे देश में लैंड रिफॉर्म आए थे, शुरुआती फेज में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिल्कुल सही बात। क्यों फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग थे वो पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करते थे सिस्टम के लूप होल्स में देखने के लिए, जिसकी वजह से ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे इनको इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लग गया था। बिल्कुल सही बात है दोनों, और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा। किस स्टेट में लैंड रिफॉर्म को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया? लैंड रिफॉर्म को बेटा वेस्ट बंगाल और केरला में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया। दोनों ही करेक्ट आंसर है, तो बोथ बी एंड सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1, फिक्सिंग अ कैप इन द मैक्सिमम लैंड होल्डिंग इज नोन एज लैंड सीलिंग। यानी अगर आपके पास एक लिमिट सेट हो जाए कि आप उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते तो उसे लैंड सीलिंग कहते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहता है लैंड सीलिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस टू स्टॉप द रूल ऑफ इंटरमीडिएटरीज। नहीं भैया, इंटरमीडिएटरी से लेना देना नहीं था। इसका मतलब था कि लैंड की किसी एक के पास होल्डिंग ज्यादा ना हो जाए, गरीबों को भी लैंड मिल सके। तो इसका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, यानी ए आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। 40th पे जाते हैं। लैंड रिफॉर्म में जो ऑनरशिप थी वो टिलर्स को मिल गई, यानी किसानों को मिल गई। बिल्कुल सही बात। अमीरों से जमीन, एक्स्ट्रा जमीन ले ली गई और गरीबों को दे दी गई। ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें लोग थे जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन थी, उनसे जमीन लेकर उन लोगों को दे दी गई जिनके पास जमीन नहीं थी। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा वे है जिसके बेसिस पे लैंड ओनर्स ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी लैंड रिफॉर्म्स में? तो वो क्या करते थे, कोर्ट में केस कर देते थे, सही बात है। वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे जमीन कर देते थे ताकि लैंड सीलिंग में चली ना जाए, सही बात है। वो अथॉरिटीज को घूस दिया करते थे, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पॉवर्टी का कॉज नहीं है? ठीक है, गरीबी का कारण नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ कभी गरीबी का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी गरीबी उतनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें इनइक्वालिटी खत्म करनी है इनकम वगैरह की, तो बजट इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनमें से कौन से फिस्कल टूल्स हैं जो बजट में आते हैं? ठीक है, तो इसमें दो चीज आती हैं बजट में, टूल्स में, बजटरी पॉलिसीज में। एक होते हैं टैक्सेस, दूसरी होती हैं सब्सिडीज। अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों को सब्सिडी के रूप में पैसा दे दिया जाता है। तो बोथ ए एंड बी। 44th क्वेश्चन है बच्चों हमारा असर्शन का। कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग 1960 वाज अ पार्शियल सक्सेस एंड लिमिटेड टू अ फ्यू रीजन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी पार्शियल सक्सेस थी, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग थे बच्चों, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते थे, इनपुट्स को खरीद सकते थे, जबकि गरीब लोग इनपुट्स को नहीं खरीद पा रहे थे। तो इसका मतलब ए सही है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल हैं जो कि खरीद नहीं पा रहे थे। तो बिल्कुल सही बात, यही तो रीजनिंग है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं असर्शन रीजनिंग के। जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है इंडिया में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा लागू की गई और इंडिया उसे नहीं चाहता था। बिल्कुल सही बात है। 1990s में हमने क्या करा, 7 बिलियन का लोन मांगा। तो 7 बिलियन का लोन मांगा, हमें हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया था। IMF ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लिबरलाइजेशन लगवाया, जिसकी वजह से हमें LPG पॉलिसी बनानी पड़ गई 1991 में, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, इंडिया नहीं चाहता था कि वो लागू होना। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन होगा तो लिबर्टी में हमें ट्रेड की लिबर्टीज देनी पड़ेंगी और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फिर कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगी। फिर कह रहा है कि इंडिया उस समय पे काफी ज्यादा डेप में फंसा हुआ था, तो यही तो बेटा रीजन था, इसी वजह से तो लागू करवाया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
फिर कह रहा है प्लानिंग कमीशन कब रिप्लेस की गई, तो 2015 में बीजेपी सरकार आई, उसने क्या करा, प्लानिंग कमीशन को बदल कर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाया, ताकि स्टेट का पार्टिसिपेशन प्लानिंग में ज़्यादा हो सके। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में। अगला कह रहा है कि पॉवर्टी की वजह से हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, इसका रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेड टू डेवलपिंग द सेंस ऑफ होपलेसनेस एज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। गरीबी बेरोजगारी में लोगों का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सारी इच्छाएं आशाएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही, दोनों ही बिल्कुल रिलेटेड है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। ठीक है, 48 क्वेश्चन पे आते हैं, केस बेस्ड स्टडी है। इसमें पूछ रहा है कि मगनरेगा में नॉर्मल मानसून में कितना खर्चा हो रहा है। मगनरेगा में टोटल खर्चा नॉर्मल मानसून में कितने का हो रहा है, 63887, बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन सी देखिए, केस बेस्ड स्टडी है। केस बेस्ड स्टडी में हमें बोल रहा है मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा है, डेप्ट ट्रैप की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात कर रहा है बैंकिंग को लेकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहा है कि इसने फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के गैप को भर दिया। बिल्कुल सही। चलो, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग और इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल के रिगार्डिंग सोर्स है। देखते हैं बच्चों 49। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में इनमें से कौन सी चीज़ आती है, लैंड डेवलपमेंट, आरआरबी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी आते हैं। असर्शन कह रहा है कॉमर्शियल बैंक है, रूरल एरिया में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाए, है ना, इन फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंडिंग के बीच में मेन गैप का काम नहीं कर पाए, ब्रिज का काम नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बेटा कॉमर्शियल बैंक के साथ में एक दिक्कत है कि उन्हें कोलेट्रल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कोलेट्रल गरीब किसान के पास नहीं था, इसीलिए वो अभी भी क्या कर रहे थे, इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन बनवा रहे थे। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजनिंग कह रही है कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसी वजह से जो इंसिडेंट्स थे डिफॉल्ट्स के वो काफ़ी ज़्यादा थे। बिल्कुल सही बात बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन आपस में रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज इंपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। सही बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रूरल बैंकिंग में, बिल्कुल गलत, नाबार्ड है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एपेक्स बॉडी है, ना कि आरबीआई। तो इसका मतलब ए आंसर। 52 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एडवांटेज नहीं है बेटा वेरिंग मैच्योरिटी। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में कभी मैच्योरिटी वेरी नहीं हो सकती, मैच्योरिटी हमेशा फिक्स रहती है, यानी आपने जितने टाइम के लिए लोन लिया है आपको उतने टाइम में वो लोन लौटाना ही पड़ेगा, आप उस लोन को डिले नहीं कर सकते। नेक्स्ट पर जाते हैं बच्चों। 2019 में एसएसजी में फंक्शनल उसमें कितनी औरतें थीं। ठीक है, ये हम बिना इसके केस स्टडी के नहीं बता सकते। तो 2019 में अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखिए 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में 6 करोड़ वुमेन इंडिया में थी, जिनमें से नियरली 6 करोड़ वुमेन इन इंडिया हैव बिकेम मेंबर इन 54 लाख। कितनी थी, 54 लाख एसएचजी की मेंबर थी। तो आंसर आ गया हमारा 54 लाख एसएचजीज। ठीक है, कितने वुमेन एसएचजी फंक्शनल थे, 54 लाख थे। फिर आगे कह रहा है कि एसएचजीज बिकम एलिजिबल टू गेट क्रेडिट। देखो बेटा, अगर कोई भी एसएचजी 1 साल से ज़्यादा समय तक चालू रहता है, ठीक है, तो उसे बैंक वगैरह से बिना कोलेटरल के लोन आसानी से मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, सेकंड वाला देखते हैं। इंडिया की मनी सप्लाई के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कह रहा है हाइट एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ इंडियन कोरोना, अच्छा कोरोना पेंडेमिक की बात की गई है। फिर आरबीआई के डाटा बता रहा है, M3 मनी सप्लाई के बारे में बात की गई कि फर्स्ट 5 मंथ को लेकर। फिर करेंसी सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है कि जो मनी है लोगों के पास है बैंक में है वो उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, चलो, यानी यहाँ पे मनी सप्लाई को लेकर कुछ है। आगे जाते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इज अ फ्लो वेरिएबल। बेटा देखो, मनी सप्लाई कभी फ्लो नहीं होता। हम जब भी ये पूछेंगे कि हमारे देश में कितना मनी सप्लाई हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसका आंसर निकालेंगे, यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो नहीं है। क्वांटम ऑफ मनी इज द इकोनॉमी चेंजेस ओवर टाइम, बिल्कुल सही बात। इकोनॉमी में जितना भी पैसा है वो लगातार बदलता रहता है, कभी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। M3 के बारे में कह रहा है कि भैया M3 था वो 6.7% से बढ़ गया फर्स्ट 5 मंथ में 2020 में। इससे क्या हुआ होगा बेटा, देखो M3 की बात करते हैं तो M3 है क्या, कह रहा है M3 है क्या। M3 मनी सप्लाई को काउंट करने का एक मीज़र है। M1 M2 M3 M4, तो ये मीज़र है मनी सप्लाई को काउंट करने का, ना कि कंपोनेंट है।
याद रखिएगा कंपोनेंट नहीं है, मीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर M3 इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक राइज इन M3 बढ़ रहा है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गई 2020 के फर्स्ट हाफ में। 2020 के फर्स्ट हाफ की बात करते हैं बच्चों, पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी ही नहीं थी। और M3 में क्या होता है बच्चों, लिक्विड पैसा नहीं आता। M3 ब्रॉड पैसा है जिसमें हमारे टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, तो इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देते। फिर कह रहा है कि M3 कंसीडर ब्रॉड मनी, लेस लिक्विड होता है, इसको पैसे में आसानी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और दोनों ही बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इसे नैरो मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिक्विड का मतलब है इसे इजीली हम फ्लो कर सकते हैं, कैश होता है इसमें सबसे ज़्यादा। फिर कह रहा है राइज इन मनी सप्लाई इज एन इंडिकेटर, जो मनी सप्लाई बढ़ रही है किस चीज़ का एग्जाम्पल है। मनी सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब लोग ज़्यादा पैसा खा रहे हैं, लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। 60th क्वेश्चन है कि अगर M3 6.7% से बढ़ रही है फर्स्ट 5 ईयर्स में, तो इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बेटा ध्यान समझो, अगर M3 बढ़ रहा है तो M3 एक मनी सप्लाई का मीजर है, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात। पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पैसा टर्म डिपॉजिट में चला गया, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है, पैसे की परचेजिंग पावर हमेशा कम हो जाती है। डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर, बिल्कुल सही बात। क्यों, जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर बच्चे के पास में 500 रुपये पॉकेट मनी मिल रही होगी तो उसे 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, आपको लगा समझ में आया, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको डेली सैम्पल पेपर मिल पा रहे हैं, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अपने 1000 अर्लीस्ट जो मेरा फर्स्ट जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, उसे पूरा कर सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।